हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका DKSIS एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग मेंस बैच में इथिक्स फोर्थ पेपर पढ़ रहे हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे नीति शास्त्र के सार तत्व। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, नीति शास्त्र क्या है, मतलब नीति शास्त्र क्या है और उसका मानव से क्या संबंध है, मानव से मानवीय सा संबंध क्या है और क्यों लाया गया नीति शास्त्र, ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गई कि लाया गया जो है लोक सेवा आयोग में। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। अब हम लोग अध्ययन करने वाले हैं नीति शास्त्र के सार तत्व। नीति शास्त्र के सार तत्व, सार तत्व, या हम इसको लिख सकते हैं एसेंस ऑफ एथिक्स। देखिए, ठीक है। सार तत्व का मतलब आप क्या समझते हैं? जैसे मनुष्य के पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व में कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि हाँ, आपको क्या लगता है नैतिकता के स्तर पे मनुष्य के जो है पर्सनालिटी में क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे आप कह सकते हैं कि हाँ, उसके अंदर नीति शास्त्र का वही सार है। ठीक है, जैसे ऐसा क्या होना चाहिए मनुष्य के पर्सनालिटी में, ध्यान देते हैं। मनुष्य के व्यक्तित्व में ऐसा क्या होना चाहिए जो उसके नैतिक होने के लिए आवश्यक है। ठीक है, ध्यान देना है, आवश्यक है। नीति शास्त्र के सार तत्व पे हम पढ़ेंगे कि अब जैसे सार क्या होता है। सार आप बताइए, जैसे आप कोई क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे हम अगर पूछे कि मनुष्य का सार क्या है, जैसे मनुष्य के पास 2 हाथ है, 2 पैर है, विचार सिर प्राणी है, तमाम चीज़ें हैं इसमें। लेकिन अगर मनुष्य का सार अगर देखें, कोई एक चीज़ अगर आपको बताना हो तो क्या होगा? मनुष्य के पास क्या है? विवेकशील प्राणी है। आप बता सकते हैं कि मनुष्य क्या है भाई? विवेकशील प्राणी है, विवेकशील प्राणी है। ठीक, और क्या बता सकते हैं? विवेकशील प्राणी है मनुष्य। ठीक, इसके बाद और क्या? इसके अंदर प्रेम जैसी चीज़ होती है, करुणा जैसी चीज़ होती है, भावना जैसी चीज़ होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस पे होती भाई? मनुष्य में होती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य में क्या है? विवेकशीलता पाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि मनुष्य का सार बताइए, मनुष्य का सार अगर आपको बताना पड़े तो आप क्या बताएंगे? मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, या आप कह देंगे मनुष्य मरणशील प्राणी है, प्रेम करुणा भावना जैसी इत्यादि चीज़ उसमें होती है। ये सारी चीज़ें आप अगर बताते हैं, इसका मतलब ये है कि आप मनुष्य का क्या बता रहे हैं? सार बता रहे हैं। वैसे ही जब आप कोई क्वेश्चन लिखते हैं UPSC का, चाहे आप एकेडमिक लेवल पे कहीं भी क्वेश्चन लिखते हैं, जब उसका सारांश लिखते हैं, जैसे आप हिंदी में पहले पढ़ा करते थे कि सारांश लिखिए, तो सारांश का मतलब ये था कि पूरा जो पल्लवन की स्थिति थी, पल्लवन का मतलब होता है कि जैसे कि आप किसी भी चीज़ को, किसी एक, मान लीजिए आपको दे दिया गया कि सत्य पे लिखिए। ठीक है, सत्य एक शब्द दे दिया गया, अब इसको आपको पल्लवन करना है, तो कैसे करेंगे? अब सत्य के बारे में पूरी तरीके से जानकारी देंगे। जैसे आप भाई 1-2 पेज में, 3 पेज में, मतलब 100 शब्दों में, 200 300 शब्दों में इसको विस्तृत करेंगे, तो उसका मतलब हो गया पल्लवन। ठीक है, अब आपको कोई कहे कि इसका संक्षेपण करिए, संक्षेपण का मतलब वहाँ सार से ही समझ लीजिए। अब कहेगा सत्य के बारे में बहुत सारी कहानियाँ बता के, बहुत सारा एग्जाम्पल दे के पूछेगा कि जो भाई ये बताइए कि भाई अच्छा इसका मूल मर्म क्या है, पूछ देगा, तो क्या बताएंगे? अगर सत्य के बारे में बात किया रहेगा, कौन से टॉपिक पे वो बात कर रहा है, मान लीजिए अगर पर्यावरण के बारे में बात कर रहा है तो पर्यावरण का कोई मुद्दा है, मान लीजिए कि पर्यावरण से संबंधित जो है जंगल से रिलेटेड, अमेजन से रिलेटेड कोई घटना है, कोई जंगलों के कटाव से रिलेटेड कोई घटना है,
तो आप क्या उसका नाम देंगे, जो भी उसका मेन थीम होगा। कहने का मतलब आपको सोचने समझने के बाद जो चीज़ समझ में आएगी आप उसको ला के रख देंगे, ठीक है। और उसको देखिए, ह्यूमैनिटी में क्या होता है कि आप कई तरीके से कई चीज़ को रख सकते हैं। कोई कहेगा सत्य पे ये बात की गई है, किसी को कुछ और समझ में आया, ठीक है। कई सारे आंसर हो सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो सत्य पे अगर आप लिख रहे हैं, इसका पल्लवन करेंगे तो मतलब आप इसका विस्तार करेंगे, लेकिन अगर आपको इसका संक्षेपण करना हो तो केवल सत्य लिख देंगे, हो जाएगा। तो ये यही क्या है, यही सार है, ध्यान रखना है आपको। तो सार का मतलब वही होता है, मतलब क्रक्स उसका आप निकाल लीजिए, मनुष्य का क्रक्स क्या है वो निकाल लीजिए, वो सार हो गया, ठीक है। तो आवश्यकता क्यों पड़ी भाई? मनुष्य के पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व में ऐसा क्या होना चाहिए जो उसके नैतिक होने के लिए आवश्यक है? जैसे उसका स्वाभिमान, उसका स्वाभिमान, उसका कर्तव्य युक्त होना, ठीक, उसका करुणा युक्त होना, उसका सत्यनिष्ठ होना, उसका प्लस स्वाभिमान। स्वाभिमान तो हो गया है, आगे लिखते हैं। आत्मसम्मान, मतलब आप कहेंगे कि यह नीति शास्त्र के सार तत्व क्या है? तो भाई मनुष्य के व्यक्तित्व में ऐसा चीज जो इसको मनुष्य के नैतिक होने का परिचय देता है, नैतिक होने की जिम्मेदारी बताता है, नैतिक होने को बताता है, नैतिक होने को दर्शाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? जैसे स्वाभिमान उसका हो गया, उसका कर्तव्य युक्त होना, उसका करुणा युक्त होना, सत्यनिष्ठ होना, आत्मसम्मान उसका होना, ठीक है, स्व आत्मसम्मान की भावना उसके अंदर है। तो यही कहेंगे कि आप वो व्यक्ति नैतिक है, वो नैतिक, उसके अंदर नैतिकता का गुण है, ये चीज़ आप देखेंगे। तो इसलिए जो है हम नैतिकता के सार का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं अब हम लोग बात करेंगे मनुष्य का। देखिए, अब हम वो समझ लिए कि मनुष्य में ऐसा क्या होना चाहिए जो कि भाई उसके नैतिक होने का परिचय देता है, तो वो सारी चीज़ें हम समझ लिए। अब हम बात करेंगे मनुष्य का आचरण, मनुष्य का आचरण सही है या नहीं, ठीक, मनुष्य का आचरण सही है या नहीं है, ठीक है। इस पर तर्कपूर्ण व्याख्या, ठीक। अब ये तर्कपूर्ण का क्या मतलब भाई? तर्कपूर्ण का क्या मतलब है? नैतिक व अनैतिक से संबंधित है ये। ध्यान रखना है आपको। अब जैसे मनुष्य, नीति शास्त्र के सार तत्व क्या है? मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए, सही है या नहीं है, क्या है, सही है कि नहीं सही है। अब ये कैसे मालूम चलेगा? ये तर्क करने पर मालूम चलेगा। तर्क करेंगे जब आप, तर्कपूर्ण इसकी व्याख्या करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। और ये तर्कपूर्ण कैसे हम करेंगे, किससे संबंधित है, किस बारे में तर्कपूर्ण करेंगे? नैतिक है
वो चीज़ की अनैतिक है, इससे संबंधित आप तर्कपूर्ण व्याख्या करेंगे, तब क्या होगा, वो नीति शास्त्र के सार तत्व की ओर आप बढ़ने लगेंगे। जैसे अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग पढ़ रहे थे तर्कपूर्ण व्याख्या, ठीक है, तर्कपूर्ण व्याख्या हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो अब क्या करेगा भाई मनुष्य, अब मनुष्य के क्रियाकलाप स्वैच्छिक होते हैं। मनुष्य के क्रियाकलाप क्या होते हैं, सामान्यतः स्वैच्छिक होते हैं, ठीक है, परंतु हर बार ऐसा नहीं होता है, परंतु हर बार ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अब जब हम तर्कपूर्ण व्याख्या करेंगे तो हम पाएंगे कि मनुष्य के क्रियाकलाप जो होते हैं वो क्या होते हैं, सामान्यतः स्वैच्छिक होते हैं, सामान्यतः स्वैच्छिक होते हैं, लेकिन पर हर केस में ऐसा नहीं होता है। हमेशा क्रियाकलाप का जब हम अध्ययन करेंगे तो सामान्यतः स्वैच्छिक तो होते हैं, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो फिर क्या होगा, मनुष्य कभी कभी ऐसी स्थितियों में क्या करेगा, मनुष्य ऐसी स्थितियों में, ऐसी स्थिति में मनुष्य कभी कभी बाहरी दबाव से EI मतलब भावनात्मक संतुलन न होने से, ठीक है, भावनात्मक संतुलन न होने से अपने स्थिति के अनुरूप कार्य नहीं कर पाएगा, कार्य नहीं कर पाएगा, ठीक है। देखिए जब मनुष्य के ऊपर क्या होता है भाई, तर्कपूर्ण व्याख्या हम करते हैं कि वो क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, इसकी हम बात करते हैं। तो मनुष्य के क्रियाकलाप का अध्ययन हम सामान्यतः देखते हैं कि मनुष्य का जो क्रियाकलाप होता है वह स्वैच्छिक होता है, मतलब मनुष्य जो है प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए तो वो अपने इच्छा अनुसार काम करना चाहता है, ठीक है। ये आपको ध्यान, प्राकृतिक सिद्धांत में आपने, मनुष्य के प्राकृतिक सिद्धांत में आपने पढ़ा होगा कि मनुष्य स्वभावतः जो है स्वतंत्र रहना चाहता है, ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार को कार्य को संचालन करना चाहता है। तो इस वजह से ऐसी स्थिति में क्या होगा भाई, मनुष्य कभी कभी, अच्छा परंतु हर बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन मनुष्य प्रकृति में स्वतंत्र रहना चाहता है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर समाज का बाहरी दबाव भी है, प्रशासन का बाहरी दबाव है, बहुत सारा दबाव होता है, पारिवारिक दबाव है, कई सारे दबाव काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करता है, वो तर्कपूर्ण कार्य नहीं कर पाता है, मतलब दबाव में होता है, जब उसका इमोशनल इंटेलिजेंस कमज़ोर हो जाता है, ऐसी स्थिति में वो सही से कार्य नहीं कर पाता है। तो कार्य जब सही से नहीं कर पाता है तो क्या होता है, फिर भाई वो फिर अनैतिक, उसी कार्य को वो गड़बड़ी कर देता है, मतलब अनैतिक कर देता है, अनैतिक स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, ऐसे अनैतिक स्थिति महसूस करता है, उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, अब ये अनैतिक स्थिति से बचने के लिए, अनैतिक स्थिति से बचने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, अनैतिक स्थिति से बचने के लिए मनुष्य को क्या करना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि मनुष्य कोई ऐसा निर्णय ले ले जिससे भाई समाज के बहुत सारे लोगों को समस्या उत्पन्न हो जाए। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको,
ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जो काल संदर्भ परिस्थिति के अनुरूप हो। अगर ऐसा करता है मनुष्य, मान लीजिए कि जो है कोई ऐसा संबंध आ गया भाई, संदर्भ परिस्थिति, मान लीजिए कि कोई भाई आप अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन भाई आपके ऊपर गन के चोट पर हैं, डंके की चोट पर गन कनपट्टी पर रखा हुआ है और आपसे बोल रहा है कि आप अनैतिक करें और नहीं तो आपकी जान चली जाएगी। क्योंकि आपके पास क्या है वहाँ पे, अब समस्या यह है वहाँ पे कि आपके पास विकल्प की स्वतंत्रता नहीं है, न ही संकल्प की स्वतंत्रता है वहाँ पे। तो आप क्या करेंगे फिर ऐसी स्थिति में? तो आपको फिर भाई अपने जान को तो बचाना ही पड़ेगा पहले। तो ऐसे दबाव से दूर करने के लिए, ऐसी स्थितियों को न आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो निर्णय आप कर रहे हैं काल संदर्भ परिस्थिति के अनुसार जो है उसका निर्णय करेंगे। अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो ऐसी स्थिति में अगर आप सिचुएशन के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से संदर्भ क्या है ये देखना पड़ेगा। फिर काल क्या, समय और देश काल, देश भी लिख लीजिए, किस देश में आप ये बात कर रहे हैं। हो सकता है कि भाई शराब पीना इंडिया में जो है अच्छा नहीं माना जाता है, तो फ्रांस में तो माना जाता है। हाँ, विकसित कई सारे कंट्री हैं, वहाँ पे तो शराब पीना ठीक माना जाता है, कोई गलत बहुत नहीं माना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए रूस में कोई है, ठंडे प्रदेशों में है कोई, अगर वहाँ पे कोई मांस खा रहा है या शराब पी रहा है तो वहाँ पे वो चीज़ क्या होगा? नैतिक हो सकता है। उसको आप वहाँ के दृष्टिकोण से देखेंगे, वहाँ की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, तो क्या आपको लगेगा कि वहाँ तो भाई नैतिक हो जाएगा ये चीज़ें। लेकिन अगर आप वही चीज़ जहाँ पे ये चीज़ें न चल रही हो, जहाँ का मूल्य ये निर्धारण नहीं कर रहा हो, जहाँ का मूल्य जो है ये गवाही नहीं दे रहा हो कि हाँ यहाँ पे ये नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पे अगर ऐसा कोई कृत्य आप अगर करते हैं तो निश्चित ही आपको क्या होगा भाई? आपको फिर ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे। तब देश काल परिस्थिति और संदर्भ क्या चल रहा है, किस स्थिति में आप हैं, किस परिस्थिति में हैं, तब ऐसे इसके अनुरूप आपको क्या होना पड़ेगा? निर्णय लेना पड़ेगा। तो वही क्या है? वही तर्कपूर्ण व्याख्या है नीति शास्त्र की। तब वहाँ पे आप देखेंगे कि नीति शास्त्र का सार वहाँ पे काम कर रहा है। मान लीजिए कि मैं एक बात कर रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर नीति शास्त्र के सार को समझाने की कोशिश उदाहरण के माध्यम से अगर करूँ, ठीक है, उदाहरण के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करें। एक पर्सन है, व्यक्ति ए, एक दो और बी, ए और बी, ठीक है, ए और बी दोनों क्या है? दोस्त हैं, दोनों दोस्त हैं, ठीक, दोनों दोस्त। ए और बी क्या है? दोनों दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। और पढ़ने में भी ये दोनों पढ़ने में भी दोनों अच्छे और समान हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अच्छे और समान हैं। हम उदाहरण के माध्यम से एथिक्स के नीति शास्त्र के सार तत्वों को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। ए और बी दोनों दोस्त हैं, पढ़ने में भी दोनों अच्छे और समान हैं, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम होता है भाई, अब एग्ज़ाम होता ही है, एग्ज़ाम होता है। जो व्यक्ति ए है, ए और बी दोनों एग्ज़ाम देते हैं, दोनों फेल हो जाते हैं, दोनों एग्ज़ाम देते हैं और दोनों असफल हो जाते हैं, दोनों परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते हैं।
ठीक है, नहीं कर पाते हैं। दोनों ए और बी दोनों एग्ज़ाम देते हैं और दोनों परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या सिस्टम है देखिए, हो सकता है दोनों ने 2 बार परीक्षा दिया हो, 3 बार, कोई बात नहीं है, मतलब आप उस पर मत जाइए कि मान लीजिए दोनों ने एग्ज़ाम दिया और दोनों असफल हो गए, ठीक। अब इसमें लेकिन अभी ए पर्सन जो है इसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बेहतरीन है, मतलब ये इसकी सोच बहुत सकारात्मक है, सोच सकारात्मक है, कोई नहीं अगली बार ये कर लेगा, अगर नहीं भी कर पाए जीवन में तो और भी बेहतरीन कर लेगा उससे, इसके पास ऐसी सोच है। पर्सन ए है जो उसके पास, ठीक है। लेकिन बी इस कुंठा में ही रह गया है कि यार एग्ज़ाम नहीं निकला, एग्ज़ाम में गड़बड़ी हो गया भाई, एग्ज़ाम नहीं निकला और समाज के जो ताने हैं वो अलग से, तमाम दिक्कतों का सामना बी को करना पड़ रहा है। और बी क्या है, बी के पास उतनी सहनशीलता नहीं है इन चीज़ों को लेकर, न ही भी इस पर विवेकपूर्ण वो कर पा रहा है। लेकिन उसके पास जानकारी ए पर जितना ए जानता है, जितना पर्सन ए जानता है उतनी ही जानकारी इसके पास भी है, कोई दिक्कत नहीं है। सारी जानकारी जितना ए जानता है उतना वो भी जानता है, पढ़ने में भी दोनों समान है। लेकिन ये अब बी इस कुंठा के चलते ये अपने पढ़ाई को धीरे धीरे कहीं ना कहीं स्किप करने लगा, धीमा पड़ गया, धीमा पड़ गया और लोगों के ताने मिलने लगे, लोगों के ताने भी मिलने लगे इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ए पर्सन जो व्यक्ति है इसकी सकारात्मक तो सोच है ही, लेकिन ऐसे लोगों के संपर्क में ये रहा जो कॉन्फिडेंस में एकदम थे, मतलब कॉन्फिडेंट देते रहे इसको। लेकिन ये जो है लगा रहा लगातार लगा रहा, अपने मेहनत करता रहा इसने, और ये उतना ही धीरे धीरे पीछे पड़ता गया, पीछे जाता रहा बी पर्सन जो है, जबकि पढ़ने में दोनों अच्छे थे। आपके लाइफ में भी, आपके इर्द गिर्द भी ऐसा घटनाएं हुआ होगा, कई बार ऐसे आप देखे होंगे कि आपके लाइफ में भी आपके जो दोस्त होंगे कई लोग इसी तरीके, इसी प्रवृत्ति, ऐसी घटनाएं निश्चित ही किसी न किसी रूप में घटी होंगी। तो अब ये पर्सन जो है जिसकी सोच तगड़ी थी, सोच सकारात्मक था और ये लगातार काम भी कर रहा था, तो ये क्या हुआ, एक दिन भाई सफल हो गया, मतलब इसने एग्ज़ाम निकाल लिया और एग्ज़ाम निकालने के बाद ये नौकरी प्राप्त कर लिया। अब वो नौकरी चाहे जो हो, सरकारी दफ्तर में कोई भी नौकरी हो जैसे, या फिर टीचिंग नौकरी हो, कोई भी चीज़, ये नौकरी पा लिया। लेकिन बी जो है इतना पीछे चला गया कि वो नौकरी तक नहीं प्राप्त कर पाया ये, ठीक है। नौकरी भी नहीं मिला इसको, कोई बात नहीं है, नौकरी नहीं मिला, लेकिन ये इसने करियर विकल्प के रूप में आप तनाव, कुंठा, ये जो भावना इसके अंदर भर गई थी, इसकी वजह से क्या हुआ भाई, इसके अंदर जो है नकारात्मक जो है नैतिकता उत्पन्न हो गई, नकारात्मक नैतिकता जैसी भावना उत्पन्न हो गई। अब नकारात्मक नैतिकता जैसी भावना उत्पन्न हो जाने के बाद ये क्या हुआ भाई, समाज में दंगे में शामिल होने लगा, समाज में जो है जातिवाद करने लगा, समाज में तमाम समस्याएं, जो भी सामाजिक संघर्ष के जो रास्ते होते हैं वहाँ पे वो बी पर्सन चला गया, ठीक है। और ये पर्सन बल्कि सकारात्मक होता गया, जैसे इसी समाज में हिटलर जैसे लोग भी थे, और इसी समाज में जो है भाई, इसी ही पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो इसी समाज में गांधी जैसे लोग भी उसी समय परिस्थिति में पैदा हुए, लेकिन उनका जगह स्थान अलग था, दोनों ही थे वैसा ही अच्छे थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि ये अब इसमें क्या हुआ, अब इसके मूल्य में क्या अंतर था, इसके अंदर नकारात्मक मूल्य, नकारात्मक नैतिकता जैसी धारणा आ गई थी पर्सन बी के अंदर, लेकिन पर्सन ए के अंदर सकारात्मक नैतिकता और सकारात्मक मूल्य जैसी भावना थी। तो अब इसके बीच में जो अंतर हम कर पाएंगे वो किससे कर पाएंगे, नैतिक नीति शास्त्र के सार तत्वों के। इसका मूल मर्म यही है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, हमें किन मूल्यों पर फोकस करना चाहिए, क्या मूल्य हमारे अंदर होने चाहिए, कैसी मूल्य की धारणा हमें रखनी चाहिए, कैसा हमें व्यवहार करना चाहिए समाज में, उस मूल्य के अकॉर्डिंग हमें इस पर फोकस कौन कराता है, नीति शास्त्र का जो सार है यही। तो हम इसलिए, अच्छा यहाँ पे देखिए नीति शास्त्र का जो काम कर रहा था सार, कहाँ पे काम, पर्सन ए के लिए सकारात्मक काम कर रहा था और पर्सन बी के लिए वही नीति शास्त्र का सार नकारात्मक काम कर रहा था। इसके अंदर स्वार्थ, घृणा, ईर्ष्या जैसी चीज़ें भर गई थी, और इसके अंदर क्या हुआ, प्रेम, करुणा और साहस जैसी चीज इसमें भर गई थी,
तो साहस जैसे चीज़ होने की वजह से ए पर्सन सक्सेस हो जाता है, बी नहीं सक्सेस हो पाता है। तो नीति शास्त्र का सार हमें यही बताता है कि जो है हमें मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी क्या होना चाहिए भाई, व्यक्ति के अंदर साहस अगर है, नैतिकता जैसी भावना है, मानव कल्याण के लिए अगर सोच है उसकी, ठीक है, कुछ अच्छा करना चाहता है, समझ लीजिए आपके भाषा में बता रहा हूँ, कुछ अच्छा करना चाहता है, तो इसका मतलब ये है कि भाई वो नीति शास्त्र के राह पे चल रहा है। तो वही उसका क्या है, उस व्यक्ति का स्वाभिमान, अभिमान, जो भी आप कह लीजिए, करुणा, दया, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, सब वही है, ठीक है। वही क्या है, नीति शास्त्र का सार तत्व है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।